हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। तो जो वर्ड टॉर्ट है ये लिया गया है लैटिन टर्म से, जिसे लैटिन में बोलते हैं टॉर्टम, और जिसका मतलब होता है ट्विस्ट करना। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि जो लॉ की नज़रों में गलत होता है या फिर विच इज़ नॉट लॉफुल। फ्रेंच में इसका मतलब होता है रॉन्ग, यानी कि गलत। अब टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है। अब पॉइंट ये है कि हम किसी पर्टिकुलर रॉन्ग को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो टॉर्ट है या नहीं। व्हेन अ रॉन्गफुल एक्ट इज डन, जब कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तो पहले हमें ये उसको एग्जामिन करना पड़ता है कि सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो टॉर्ट होता है वो सिविल रॉन्ग होता है। अगर वो क्रिमिनल रॉन्ग है तो वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। इसके बाद हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो जो रॉन्ग है क्या वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर वो इन कैटेगरीज में नहीं आता है तो वो एक टॉर्ट कहलाता है। अब बात करते हैं कि टॉर्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इसके लिए दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला है रॉन्गफुल एक्ट, देन है लीगल डैमेज। अगर ये दोनों जस्टिफाई होते हैं किसी रॉन्गफुल एक्ट में तो वो कहलाएगा टॉर्ट। तो पहला है रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब है कि जो डिफेंडेंट है उसने ऐसा कुछ किया हो जिससे जो प्लेंटिफ है उसे कुछ नुकसान हुआ हो, जिसे बोलता है रॉन्गफुल एक्ट। अब जब किसी पर्सन को किसी रॉन्गफुल काम के लिए लायबल ठहराया जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, या वो ऐसा काम नहीं करता है जो उसे करना चाहिए था जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे कि उसे किसी को पंच नहीं मारना था लेकिन वो पंच मार दिया। और इन सेकंड एग्जांपल ले सकता हूँ, एक पुलिसमैन है जिसका ड्यूटी था सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, लेकिन उसके सामने कोई सिविलियन को मार के चला जाता है। ठीक है, तो इस काम में वो अपना जो उसका ड्यूटी है वो ओमिट कर देता है, तो ये भी एक टॉर्ट कहलाएगा। लाइक यू हैव फेल्ड टू टेक अ रीजनेबल केयर और यू हैव कमिटेड एन एक्ट इन्वॉल्विंग ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की, विच इज द लीगल डैमेज। लीगल डैमेज का मतलब होता है वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। अब किसी टॉर्ट के अगेंस्ट एक्शन में सक्सीड होने के लिए जो प्लेंटिफ है उसे ये प्रूव करना पड़ता है कि उसका जो लीगल राइट है वॉयलेट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेन वॉयलेशंस हैं। तो पहला है हमारे पास इंजूरिया साइन डैमनम एंड सेकंड वन इज डैमनम साइन इंजूरिया। तो पहले बात करते हैं इंजूरिया की। इसका मतलब होता है लीगल इंजरी और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया साइन डैमनम मीन्स लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेज, एंड द सेकंड मैक्सिमम इज डैमनम साइन इंजूरिया, इट मीन्स डैमेज विदाउट एन लीगल इंजरी। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि दो पर्सन्स हैं ए एंड बी, जो ए है वो प्लेंटिफ है, जो बी है वो डिफेंडेंट है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि बी ने ए को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसका जो नुकसान है वो लीगल इंजरी हुआ है, उससे कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं इंजूरिया साइन डैमनम को एक अच्छे से एग्जांपल से आपको और अच्छी तरह समझा देता हूँ। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ दो पर्सन्स हैं ए एंड बी, जो ए है वो प्लेंटिफ है, जो बी है वो डिफेंडेंट है। अब यहाँ पे जो केस है वो ये है कि ए जो है वो वैलिड वोटर है, उसको वोट देने जाना था, लेकिन जो बी है उसने ए को वोट नहीं देने दिया। ऐसे में ए को कोई डैमेज तो नहीं हुआ। तो उसमें हुआ ये कि जो ए पर्सन है उसका लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है, वो वोट नहीं दे पाया। जबकि अगर जिसको उसे वोट देना था अगर वो जीत भी जाए तब भी उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये मैक्सिम अप्लाई होगा, इंजूरियस एंड डैमनम। So now let's head toward our next maxim, second maxim, which was damnum sine injuria. As I earlier said, it means damage without any legal injury. So here मैं इसको काफ़ी सारी से ऐसा समझा सकता हूँ कि किसी इंसान को डैमेज हुआ है लेकिन बिना उसकी लीगल राइट्स को वॉयलेट करे हुए, लेकिन उसको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। आप काफ़ी इंपॉर्टेंट काम के लिए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके आगे कोई जो व्हीकल है उसकी गलती की वजह से उसमें कुछ डैमेज हो जाता है और आपको वहाँ पे काफ़ी देर तक रुकना पड़ सकता है। इस वजह से आपका टाइम का डैमेज तो होगा लेकिन आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा डैमनम साइन इंजूरिया, ओके, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। आप यहाँ पे कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफेंडेंट्स को कुछ डिफेंस प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब होता है इफ़ अ पर्सन वॉलंटरी सब्जेक्ट्स हिमसेल्फ टू सम रिस्क ही कैन नॉट लेटर कंप्लेन एज हिज कंसेंट सर्व्स एज अ गुड डिफेंस अगेंस्ट हिम। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। इफ़ अ पर्सन ए वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल विद हिज फ्रेंड्स इन अ प्लेग्राउंड, he is hit by a ball on his eye and bleeds profusely. In this case, A cannot sue anyone in the playground as he voluntarily exposed himself to take any risk that the game would expose him. इसका मतलब ये है अगर कोई इंसान खुद से कोई रिस्क लेता है तो बाद में वो उस रिस्क के लिए अगर उसे कोई लॉस होता है तो वो किसी को भी सू नहीं कर सकता। इसका सबसे फेमस केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। इस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो मोटर कार रेस देखने के लिए जाता है और वहाँ पे दो कार में टक्कर हो जाती है, जिसके वजह से वो प्लेंटिफ इंजर हो जाता है। कोर्ट ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं है, जो प्लेंटिफ है वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है, उसने खुद ये रिस्क लिया है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि रेस्क्यू केसेस। अगर कोई प्लेंटिफ
वॉलंटरी अगर किसी रिस्क में जाता है किसी चीज़ को बचाने के लिए, तो इस जगह पे ये डिफेंस काम नहीं करेगा। इसका सबसे फेमस केस है हेन्स वर्सेस हार्डवुड। इस केस में जो डिफेंडेंट होता है वो अपने घोड़े गाड़ी को बिल्डिंग के बाहर बिना किसी की निगरानी में छोड़ देता है, जिसके बाद कुछ बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं और वो घोड़ा बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगता है। वो एक बूढ़ी महिला को टक्कर मारने वाला होता है, जिससे पहले एक ऑफिसर वहाँ पे उस घोड़े को रोकने का प्रयास करते हैं और जिसमें बहुत चोटिल हो जाते हैं। इस केस में जो कोर्ट है वो उस डिफेंडेंट को लायबल ठहराता है, क्योंकि पुलिस वाले ने खुद को रिस्क में डाला, लेकिन वो दूसरे को हेल्प करने के लिए था। इस वजह से यहाँ पे ये डिफेंस काम नहीं करेगा। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, वर्क्समैन्स कंपनसेशन एक्ट। एन एम्प्लॉयर कैन नॉट एस्केप हिज लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ हिज नेग्लिजेंस इन इंश्योरिंग द एम्प्लॉयज सेफ्टी। ही कैन नॉट सेट अप द डिफेंस वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसमें अगर एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं करता है और या फिर उसकी नेग्लिजेंस से उनके एम्प्लॉयज़ को कोई भी तकलीफ होती है या नुकसान होता है, तो फिर एम्प्लॉयर इस डिफेंस का फ़ायदा नहीं ले सकता है। नाउ बात करते हैं सेकंड डिफेंस की, इनएविटेबल एक्सीडेंट। इफ़ द प्लेंटिव हैज़ एन इनएक्सपेक्टेड इंजरी ओइंग टू एन अनफोर्सीन एंड इनएविटेबल इवेंट इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, it is called inevitable accident. The defendant has to prove that he neither intended to injure the plaintiff nor had means to avoid the injury by taking reasonable care. ये वो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें डिफेंडेंट कहता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है और ना ही इसे रोका जा सकता था, तो इसे कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। यहाँ पे जो डिफेंस है वो एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं थर्ड एक्सेप्शन की, एक्ट ऑफ गॉड। अब इस एक्ट में जो भी नुकसान होता है वो किसी पर्सन की वजह से नहीं होता है, ना ही किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से। इसमें जो भी नुकसान होता है वो सभी नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल हाई स्पीड विंड्स, टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स, सुनामीज एटसेट्रा और अर्थक्वेक्स। इसका एग्जांपल लेना चाहूँगा, इफ़ अ पर्सन ए, अगर कोई पर्सन ए किसी स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहा है, तभी वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और उस स्टेडियम की छत उस पर गिर जाती है और वो इंजर हो जाता है, तो वो किसी को भी सू नहीं कर सकता, ना ही स्टेडियम के मालिक को, ना ही वहाँ पे खेल रहे प्लेयर्स को। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेडियम का ओनर आराम से एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकता है और ये इसमें एप्लीकेबल भी है क्योंकि यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन 4, प्राइवेट डिफेंस। ऐसा एक्शन या फोर्स जो खुद को या खुद की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए और उससे किसी को नुकसान हो जाए, तो इसमें प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल होता है। Always hesitating, kryptonite desires set my heart afire, heart on fire, set my heart afire.